चलिए, जो लोग जुड़े हैं एक बार कमेंट कर दीजिएगा, क्लास स्टार्ट किया जाए। कौन है? रेशमा, गुड इवनिंग। कमेंट यहाँ से हम देख सकते हैं ना। शशि शरण सिंह, गुड इवनिंग। दीपक, गुड इवनिंग। चलिए, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जो लोग जुड़ रहे हैं वो लोग एक बार चैट बॉक्स में मैसेज करेंगे उनके अपीयरेंस के लिए, अपीयरेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए। मणिरत्नम, गुड इवनिंग। निशांत, गुड इवनिंग। आप लोग इस लिंक को शेयर भी कर सकते हैं। इसके अलावा रात में आज 9 बजे बिहार जुडिशियरी के प्रिपरेशन को लेकर के एक लाइव सेशन रखा गया है और बहुत इजी तरीके से कैसे जुडिशियरी की तैयारी की जाए। हालांकि लॉ का जो सब्जेक्ट है वह एक टफ सब्जेक्ट माना जाता है, तो इसको कैसे इजी बनाया जा सके, कैसे इजीली इसको समझा जा सके, इंटरेस्टिंग बनाया जा सके और प्रिसाइजली इसको ऐसे पढ़ा जाए कि ताकि रिजल्ट सिक्योर हो जाए और साथ ही आप पर बहुत ज़्यादा बर्डन भी ना पड़े। ठीक है, तो कैसे इस तरह से तैयारी करें, इफेक्टिव तैयारी, इसके बारे में लाइव सेशन रात में 9 बजे रखा गया है। आज का जो ये सेशन है अभी का 6 बजे से, यह सेशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो जिसे जिसे मदर ऑफ ऑल लॉज कहा जाता है। भारत में जितने भी कानून हैं वो सब कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं? वो सब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हुआ है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सुशांत, गुड इवनिंग। आप लोग इस सेशन को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं किसी को, ताकि लोग जुड़ सकें, इससे फ़ायदा उठा सकें और साथ ही इस पर अगर बने हुए हैं तो एक बार मैसेज जरूर करेंगे ताकि ये पता चले कि आप एक्टिवली इस सेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो अंजलि, गुड इवनिंग।
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसे फ्रेम करने के लिए 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑर्गेनाइज की गई थी। ठीक है, 1946 में यह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑर्गेनाइज की गई थी और 1949 में यह क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया। कब? 26 नवंबर 1949 बन के तैयार हो गया। ठीक है, और इसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, और ये स्टार्ट कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946। 2 साल 11 महीने और 18 दिन, इतनी लंबी अवधि के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मोस्टली जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं वहां पर कोई इंडिविजुअल, कोई ग्रुप ऑफ पर्सन, किसी तरह का कोई हियरार्की सिस्टम, मोनार्की सिस्टम, ऐसे सिस्टम कंट्री को नहीं चलाते हैं। उस देश का संविधान जो है वह उस देश को चलाता है और इसी संविधान में वो सारे राइट्स, ड्यूटीज और लायबिलिटीज दिए गए हैं जिसके आधार पर उस देश को चलाया जाता है। आपके देश के प्रधानमंत्री हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इनको पावर कहाँ से कन्फर होता है? तो यह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। इनको पावर कौन देता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। आज हम युद्ध की स्थिति में हैं और देश में युद्ध हो रहे हैं, तो इस युद्ध का जो डिसीजन है, इस वॉर का डिसीजन है, वो डिसीजन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने लिया। और प्रेसिडेंट हम लोग देखने में, न्यूज में देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को अथॉरिटी नहीं है कि वह हमारे देश के सेना को आदेश दें। सेना को आदेश कौन दे सकता है? तो प्रेसिडेंट दे सकता है। आपके देश में कोई भी अगर ऑर्डर जो है वह पब्लिश होता है, कोई भी ऑर्डर फर्निश किया जाता है, तो वह किसके द्वारा दिया जाता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज द प्रेसिडेंट। और ये जितने भी लोग हैं वो प्रेसिडेंट के एडवाइजर हैं, प्रेसिडेंट के ऑर्डर को फॉलो करने वाले लोग हैं। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यह प्रोविजन किया गया है कि कोई भी काम जो प्रेसिडेंट है वह अकेले अपनी मनमर्जी से नहीं करेगा। इसलिए प्रेसिडेंट को जो है वह किसी भी तरह का आर्बिट्रेरी पावर नहीं दिया गया है। तो प्रेसिडेंट को क्या पावर दिया गया है? तो प्रेसिडेंट को पावर दिया गया है कि वह अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर है, उसकी सहमति से या उसके द्वारा अपने कार्यों को निष्पादित करेगा, एक्सिक्यूट कराएगा। दैट्स व्हाई प्राइम मिनिस्टर इज द पार्ट ऑफ एक्सिक्यूटिव। ठीक है, तो हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वह तीनों सेना के हेड हैं, इसलिए इसको ऑर्डर देने का पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पावर कहां से मिला? ये पावर मिला है आपके कॉन्स्टिट्यूशन से। तीनों सेना का हेड है, ये ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन दिया गया। ठीक है, हम आपके साथ सामने उपस्थित हैं, अपने राइट टू एक्सप्रेशन को एक्सरसाइज कर रहे हैं, बोल रहे हैं, अपनी बातें आप तक पहुंचा रहे हैं। यह राइट हमें कहां से मिला है? हमें प्रधानमंत्री ने नहीं दिया है, हमें राष्ट्रपति ने नहीं दिया है, हमें किसने दिया है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने। भारत का संविधान हमें एक अधिकार देता है कि हम अपने विचार रख सकते हैं, अपनी बातें कह सकते हैं। ठीक है, हाँ, सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस हैं।
ठीक है, जैसे अभी लाइव सेशन करते हुए और हम जो है वह भारत के विरुद्ध और पाकिस्तान के फेवर में अगर कोई इस तरह का बात करते हैं, ठीक है, भारत कोई इमोरल बात करते हैं, तो ये सब टॉलरेट नहीं किया जा सकता है। लेकिन राइट टू एक्सप्रेशन हमें कॉन्स्टिट्यूशन से मिला है एंड सर्टेन रिस्ट्रिक्शन के अंडर मिला है। इसलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह पूरे देश के हर एक व्यक्ति के अधिकारों का निर्धारण करता है, उनके दायित्वों का निर्धारण करता है और यहाँ तक कि उनके जो जिम्मेदारियां हैं उसको भी यह बताता है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और खासकर लॉ एस्पिरेंट्स के लिए ये और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसको जाने बिना आप लॉ की बारीकियों को नहीं समझ सकते। इसके अलावा इसकी रिलेवेंसी और भी चीज़ों में है, जैसे आपका अगर कोई भी लॉ एम्बिगुअस है, किसी तरह से उसमें वेग है, कॉन्ट्राडिक्शन है, तो वहाँ उसको इंटरप्रेट करने के लिए हमें किसका सहारा लेना पड़ता है? कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लेना पड़ता है। भारत का संविधान यह बताता है कि अगर कोई कोई ऐसा लॉ बनाया जा रहा है देश में जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के एडवर्स हो, तो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जा सकता है और उसे तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। कोई ऐसा लॉ भारत में इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन से इनकंसिस्टेंट हो, ठीक है। और इवन अगर किसी तरह का वेग है, एम्बिग्विटी है किसी लॉ के प्रोविजन में, तो आप उसको कॉन्स्टिट्यूशन के लाइट में पढ़ते हैं। आप देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर हैं वह किस आइडिया से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था और फर्दर एक रास्ता बनाया था कि बाकी लॉ भी इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट जब हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें बताया जाता है कि किसी भी लॉ को कैसे इंटरप्रेट करें, कैसे उसकी व्याख्या करें, तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लिया जाता है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कई मायनों में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, एक ब्रीफ आइडिया लेंगे और इसके बाद लीगल बीज एकेडमी आपको रेगुलर क्लास देता है लॉ के अलग अलग पेपर्स का। बिहार जुडिशियरी को स्पेशली टारगेट किया जाता है, जिसमें 19 लॉ के पेपर होते हैं और जीके जीएस के 6 पेपर हैं। इन सब की तैयारी बृहत रूप में कराई जाती है विथ टेस्ट सीरीज, विथ विथ क्वेश्चन आंसर सेशन और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना कोई भी कमीशन का एग्जाम आप क्रैक नहीं कर सकते। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए भी आप लीगल बीज एकेडमी का सहारा ले सकते हैं और हम लोग रेगुलर सेशन कर रहे हैं, रेगुलर मेहनत कर रहे हैं ताकि आपका लक्ष्य सिक्योर किया जा सके। तो बढ़ते हैं आगे। नहीं ये नहीं, आर्मी, तीनों आर्मी, सेना, आर्मी, नेवल और एयरफोर्स, ये तीनों जो सेना है इसका हेड जो कौन होता है वह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ऑफ इंडिया, ठीक है। जो जनरली हम लोग पॉलिटिकल सिस्टम हम लोग पढ़ते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम में क्या चीजें हैं कि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है या सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में क्या किया गया है, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी 3 बॉडीज ऑफ गवर्नमेंट। 3 बॉडीज कौन कौन से हैं? थ्री बॉडीज जो है, और कोई जुड़े हैं 7, ठीक है। नहीं देख रहे हैं। और 3 बॉडीज ऑफ गवर्नमेंट। पहला जो बॉडी है वह है लेजिस्लेटिव। पहला काम किसका होता है? लेजिस्लेटिव का काम होता है। पहला काम लेजिस्लेटिव, दूसरा एक्सिक्यूटिव,
और तीसरा जुडिशियरी। अब देखिए यहां इसको हम लोग बोलते हैं डिवीजन ऑफ पावर। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये हम लोग पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के सम बेसिक फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें से एक बेसिक फीचर क्या है, वो है डिवीजन ऑफ पावर। अब एक आता है वो है सेपरेशन ऑफ पावर। एक वर्ड आता है सेपरेशन, सेपरेशन ऑफ पावर। अब सेपरेशन ऑफ पावर और डिवीजन ऑफ पावर में क्या डिफरेंस है? सेपरेशन ऑफ पावर मॉन्टेस्क्यू के द्वारा दिया गया है, और उस समय जब रेनेसा के समय था इटली के रहने वाले थे, और इनके द्वारा सेपरेशन ऑफ पावर दिया गया, यानी कि पावर जो होने चाहिए वो डिवाइड होने चाहिए, सेपरेट होना चाहिए। लेकिन इनके कहने का ये मतलब था कि अगर पावर सेपरेट कर रहे हैं तो हर पावरफुल बॉडी दूसरे से क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, एक बॉडी दूसरे से इंडिपेंडेंट है। जैसे अगर लेजिस्लेटिव है तो उसको एक्सिक्यूटिव और जुडिशियरी से इंडिपेंडेंट होना होगा। एक्सिक्यूटिव है तो उसको लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी से इंडिपेंडेंट रहना पड़ेगा। मतलब कि इसको अपने पावर एक्सरसाइज करने में किसी का चेक एंड बैलेंस इस पर काम नहीं करेगा, कोई इस पर कुछ भी नहीं कर सकता है, ये सोवरेन पावर इसके पास होगा। तो ऐसी व्यवस्था भारत में नहीं की गई है। तो कई लोगों को ये मैंने भी कहते सुना है कि भारत में सेपरेशन ऑफ पावर है। इवन हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी हाल के दिनों में कहा कि भारत में सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है, और इसमें कैसे जुडिशियरी ने जो है वह एग्जीक्यूटिव या प्रेसिडेंट को डायरेक्शन दे दिया, उन्हें डायरेक्शन देने का अधिकार नहीं है। ये बात तो उनकी ठीक है, लेकिन सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है भारत में। सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, क्या है, डिवीजन ऑफ पावर है। डिवीजन ऑफ पावर का मतलब होता है कि एक बॉडी जो है वह दूसरे को सपोर्ट करने के लिए बनी है, दूसरे से सेपरेट होने के लिए नहीं बनी है, दूसरे को सपोर्ट करने के लिए बनी है। और इंडिपेंडेंट किसको रखा गया है, केवल और केवल जुडिशियरी को। जुडिशियरी को रखा गया है इंडिपेंडेंट, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव को इंडिपेंडेंट नहीं रखा गया है, इन्हें सप्लीमेंट्री रखा गया है। इन्हें सप्लीमेंट्री रखा गया है, एक दूसरे के सप्लीमेंट के रूप में यूज किए जाते हैं। तो पहले ये है क्या, इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो लेजिस्लेटिव क्या है, लेजिस्लेटिव हु मेक्स लॉ, जो लॉ बनाता है, जो लॉ बनाता है उसे कहते हैं लेजिस्लेटिव। यूनियन में यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में यह काम कौन करता है, पार्लियामेंट करता है। और स्टेट में यह काम कौन करता है, स्टेट लेजिस्लेटिव यानी लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल यह काम करती है। ठीक है, तो विधानसभा, विधान परिषद ये राज्य में है, और केंद्र में क्या है, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, इनका काम क्या है, जो लॉ बनाते हैं, इनका काम लॉ बनाना है, लॉ बनाना है। तो लॉ मेकिंग प्रोसेस क्या है, पहले बिल इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, बिल पर बहस होती है लोकसभा में, फिर बहस होकर के पास होता है, फिर राज्यसभा में जाते हैं, और राज्यसभा में भी, उज्जवल गुड इवनिंग, आप लेट से जुड़े आज। और कौन कौन लोग जुड़े हैं ग्रुप में, वो लोग एक बार मैसेज जरूर करेंगे, ताकि मेरे तरफ से भी सिक्योर किया जा सके कि कौन कौन लोग जुड़े हैं आज के लाइव सेशन में। तो काइंडली सेंड द मैसेज इन द चैट बॉक्स। नहीं कोई बात नहीं, लेट से देर से आए दुरुस्त आए, बढ़िया है। चलिए, लेजिस्लेटिव जिसने लॉ, जो जिसका काम क्या है, लॉ बनाना, लॉ मेकिंग बॉडी है लेजिस्लेटिव। कौन कौन आएगा इसमें, पार्लियामेंट आएगा, इसमें आएगा स्टेट लेजिस्लेटिव, स्टेट लेजिस्लेटिव। ठीक है,
ये दोनों आएंगे पार्लियामेंट, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा। यहाँ जो है वह स्टेट लेजिस्लेटिव, तो लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। बिहार में लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों है, इसलिए लेजिस्लेटिव काउंसिल भी हम लोग बोलेंगे। रिंकी, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो ये हो गया लेजिस्लेटिव का पार्ट। अब अगला आते हैं, वह है एग्जीक्यूटिव। अगर किसी तरह का कोई डाउट आपके मन में आ रहा है तो बिल्कुल डाउट को आप शेयर करेंगे, ठीक है। कोशिश ये रहनी चाहिए हमेशा कि डाउट्स उस समय दिए जाएं जब वो टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो गया हो, या उस टॉपिक पर सामने वाले ने बोलना खत्म कर दिया हो, ठीक है। बीच में आपको नहीं पूछना है, लेकिन आप सेशन के लास्ट में या जब टॉपिक खत्म हो जाए उसके बाद आप पूछ सकते हैं। जैसे कि ये तीनों बॉडी हमने बता दिया, उसके बाद आप अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। क्वेश्चन रेज करने का मेथड जो है वह आप चैट करके ही कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो लेजिस्लेटिव के बाद अगला काम आता है एग्जीक्यूटिव का। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? हु इम्प्लीमेंट्स द लॉ मेड बाय लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव के द्वारा जो लॉ बनाया गया है उसको इम्प्लीमेंट करना, यह किसका काम है? यह काम एग्जीक्यूटिव का है। नहीं, कोई बात नहीं। तो हु इम्प्लीमेंट द लॉ, ठीक है, जो लॉ को इम्प्लीमेंट करता है। ऐसे कौन लोग हैं एग्जीक्यूटिव के मेंबर? जैसे प्राइम मिनिस्टर है, जैसे प्रेसिडेंट है, जैसे प्रेसिडेंट है, जैसे स्टेट में सीएम होते हैं, ठीक है। ये सब किसके पार्ट हैं? ये सब एग्जीक्यूटिव के पार्ट है। एग्जीक्यूटिव कौन हुआ? जो एग्जीक्यूट करता है, हु एक्सिक्यूट द लॉ, हु एक्सिक्यूट द रूल्स, हु इम्प्लीमेंट द लॉ। लॉ को इम्प्लीमेंट करने का उनका काम है। अब ये दोनों बॉडी हो गए। जैसे आपकी पुलिस सिस्टम जो है, जो आपके आईएएस आईपीएस ऑफिसर हैं, ये लोग किसके पार्ट है? ये सब एग्जीक्यूटिव के पार्ट है ना, ये सब एग्जीक्यूटिव के पार्ट है। अब अगला आते हैं, वो है जुडिशियरी। जुडिशियरी क्या है? तो who looks upon the implementation of law is proper or not, and also check the validity of the particular law। अब इनका काम क्या है? इनका काम है कि उनको देखना है कि प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं, लॉ का इंप्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं। बना दिया गया वक्फ बोर्ड, वक्फ से संबंधित लॉ बना दिया गया और उसका इंप्लीमेंटेशन हो ही नहीं रहा है। डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट बना दिया गया और धड़ल्ले से दहेज लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो कोर्ट का काम क्या है? कोर्ट का काम ये देखना है कि सही तरह से लॉ इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, और साथ ही ये भी देखना उनका काम है कि जो लॉ बना है वह प्रॉपर है कि नहीं। प्रॉपर मतलब कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार है कि नहीं। अगर नहीं है तो वह क्या करेंगे? वह उसको अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर करेंगे, वह उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करेंगे, वॉइड डिक्लेयर करेंगे, और उस लॉ का कोई फिर इम्पैक्ट नहीं रह जाएगा, ठीक है, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं रह जाएगा। दैट इज द वर्क ऑफ जुडिशियरी। जुडिशियरी का ये काम है। तो चूंकि ये लेजिस्लेटिव को भी चेक करता है, एक्सिक्यूटिव को भी चेक करता है,
तो अगर इनके साथ जोड़ के इसको रखा जाए तो फिर जुडिशियरी सही से काम नहीं कर सकती है। इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर है उन्होंने कहा कि इसको कैसे होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो ये तीनों गवर्नमेंट की बॉडी में एक ही इंडिपेंडेंट है, दैट इज जुडिशियरी। ठीक है, लेकिन कुछ सेफगार्ड्स दिए गए हैं, इनको भी, लेजिस्लेटिव को भी, एग्जीक्यूटिव को सेफगार्ड नहीं दिया गया है, लेकिन लेजिस्लेटिव को सेफगार्ड दिया गया है कि अगर कोई लेजिस्लेटिव में किसी तरह का आर्गुमेंट हो रहा है, किसी तरह का आर्गुमेंट हो रहा है, जैसे सपोज कीजिए कि धनखड़ ने जो कहा कि ऐसा कैसे सुप्रीम कोर्ट के जज ऐसा कैसे बोल सकते हैं, ठीक है, तो इस चीज को कोर्ट में अगर कोई जज अगर इस चीज पर कोई बात बोलता है, किसी तरह का बहस करता है, किसी तरह का उसको रेज करता है अपने कोर्ट में, तो ये नहीं करने दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि सम आर्टिकल्स जो है वह इस पर क्या करते हैं, इस पर रोक लगाते हैं। ठीक है, न तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा जो कोर्ट में जो चर्चा चल रही है उस पर लेजिस्लेटिव कोई टिप्पणी करेगा, और ना ही लेजिस्लेटिव में कोई अगर आर्गुमेंट हो रहा है उस पर जुडिशियरी कोई टिप्पणी करेगी। ये दोनों को सेफ गार्ड दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि लेजिस्लेटिव सुपीरियर है या लेजिस्लेटिव इंडिपेंडेंट है। एग्जीक्यूटिव के बारे में तो आप कह सकते हैं कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी है इसमें। एग्जीक्यूटिव के बारे में कलेक्टिव, जैसे मिनिस्टर्स भी तो एग्जीक्यूटिव के पार्ट हैं, तो मिनिस्टर को एंसरेबल होना पड़ता है, लोकसभा में एंसरेबल होना पड़ता है। अगर अगर राज्य में अगर मिनिस्टर हैं तो आपको विधानसभा के प्रति एंसरेबल होना पड़ता है ना, तो एंसरेबल होना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव को इंडिपेंडेंट नहीं बनाया गया है। इंडिपेंडेंट किसको बनाया गया है? जुडिशियरी को इंडिपेंडेंट बनाया गया। तो अभी तक चीजें हम लोग समझे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे रिलेवेंट है, इसकी रिलेवेंसी क्या है, ये हमारे राइट्स ड्यूटीज को बताता है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर हमारे राइट, अगर हमारे ड्यूटीज अगर लिख कर नहीं दिए जाएं तो फिर से मोनार्कियल सिस्टम है। जैसा कि आपको सुनने में हमेशा आता है कि हम लोग बोल देते हैं कि प्रधानमंत्री हैं तो मोदी जी तो देश के राजा हैं, यानी हमारी मानसिकता जो है वह अभी उसी तरह से सामंतवादी मानसिकता है। अभी भी वो उस तरह के राजशाही सिस्टम को हम लोग पूरी तरह से भुला नहीं पाए हैं। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में अगर हमारे अधिकार, हमारे दायित्व, हमारी जिम्मेदारियां अगर लिखित रूप में नहीं रहे तो फिर हमारे अधिकार की कोई बात ही नहीं करेगा, खुद हम अपने अधिकार की खुद बात नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन बना करके सारा लिख के दिया गया है। और आपको ये काफी आश्चर्य होगा कि भारत का जो संविधान है वह दुनिया के सबसे बड़े संविधान में से एक है। इतना बड़ा संविधान कोई संविधान नहीं हो सकता है। भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है। 450 आर्टिकल्स हैं इसमें, 450, मोर देन 450 आर्टिकल्स हैं। ठीक है, और ऐसे तो ऑफिशियली 395 है, लेकिन ABC करके बहुत सारे आर्टिकल्स बाद में अमेंडमेंट से जोड़े गए हैं। लगभग 110 के आसपास आपके अमेंडमेंट हो चुके हैं, और अमेंडमेंट बिल तो लगभग 150 से ऊपर हो चुके हैं। ठीक है, कई सारे बिल पास नहीं हुए, लेकिन मैक्सिमम जो बिल पास हुए उनके द्वारा चीजें अमेंड की गई हैं। तो लगभग 100 सेक्शन, तो 100 आर्टिकल तो ऐसे ही बढ़ जाना चाहिए, लेकिन 100 नहीं बढ़ा है, लगभग 450 आर्टिकल्स इसमें दिए गए हैं, और जो आर्टिकल का नंबरिंग है वो 395। ठीक है, 395। तो इसी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम लोग आज के सेशन में कर रहे हैं। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट समझ गए। अब इन तीनों को जो पावर दिया गया है, इन तीनों की जो ड्यूटी सिक्योर की गई है, वो सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। और न केवल गवर्नमेंट के जो ये बॉडीज हैं उनके राइट एंड ड्यूटीज, बल्कि इंडिविजुअल्स के राइट एंड ड्यूटीज भी इसमें सिक्योर किए गए हैं।
ठीक है, जिसको हम लोग फंडामेंटल राइट के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, ये इंडिविजुअल के लिए है, तो इंडिविजुअल से रिलेटेड भी चीजें। तो आज के सेशन में हम लोग सबसे पहले ये शुरू करते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किसने किया था, तो ड्राफ्ट कमेटी ने। ड्राफ्ट कमेटी ने, और इस ड्राफ्ट कमेटी के हेड कौन थे, हेड बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यह इस कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर थे। और इनके एडवाइजर कौन थे, एडवाइजर इनके थे बीएन राव। बीएन राव के एडवाइस पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जिसमें 395 आर्टिकल्स थे और 18 चैप्टर्स थे, जो कि बाद में 4 चैप्टर बढ़ाए गए हैं और अभी के समय में 22 चैप्टर हो गए हैं। ठीक है, तो चैप्टर्स नहीं, पार्ट इसको कह सकते हैं, चैप्टर तो सब में अलग अलग रहता है। और इसमें शेड्यूल कितने थे, देंगे आर्टिकल 395 पार्ट 18, प्रेजेंट में 22, और उसके बाद शेड्यूल ये शेड्यूल जो है वो 8 शेड्यूल उस समय था, 8। अभी कितना शेड्यूल है, 12 शेड्यूल है। तो 4 शेड्यूल और बढ़ा है, 4 शेड्यूल और बढ़ा है। और ये 4 शेड्यूल कौन कौन से हैं, तो 9, 10, 11, 12। 9 जो है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बताता है। एंटी डिफेक्ट सॉरी एक मिनट, जो 9 है वह बताता है लैंड रिफॉर्म्स के बारे में। 10 जो है वह एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। 11 पंचायती राज, और 12 म्यूनिसिपैलिटी। ठीक है, ये टोटल ये इसमें नहीं विजिबल हो पा रहा है कि कितना लोग लाइव है, ये इसमें विजिबल हो रहा है, क्या है। संतोष कुमार गुड इवनिंग, वरुण कुमार गुड इवनिंग। वरुण कुमार, क्लास समझ में आया है, आज का लाइव सेशन आप समझ रहे हैं। इसमें जो गवर्नमेंट के बॉडीज हम बताए कि गवर्नमेंट के बॉडीज 3 हैं, और यह जो है वह प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन, ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर पर ये बेस्ड है। ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ पावर और डिवीजन ऑफ पावर में क्या आप लोग को डिफरेंस समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत? अगर समझ में आ गया तो यस लिखिए, नहीं आया है तो अपना कमेंट लिखिए कि क्या नहीं समझ में आया है। क्या है, इसमें नहीं दे रहा है, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि जो लोग देखिए नहीं समझ पाना कोई बुरी बात नहीं है। अगर जो आदमी क्वेश्चन निकालता है वो
अपने कलीग्स पर एक उपकार करता है, ठीक है, और कुछ हद तक टीचर पर भी। वह टीचर के अंदर से चीज़ों को कुरेद के निकालता है और उनके इस सवालों से उनके कलीग्स बेनिफिट लेते हैं, ठीक है। इसलिए जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं सबसे ज़्यादा उनको वेलकम किया जाना चाहिए कि वो कम से कम कुछ सवाल निकाल रहे हैं। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जिस पर हम लोग सवाल नहीं निकाल सकते हैं, तो सवाल तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो सवाल अगर नहीं मिल रहा है तो ठीक है, आप कमेंट में यस कर सकते हैं, लेकिन अगर सवाल मिल रहे हैं, कोई क्वेरी आपकी रेज हो रही है, तो बिल्कुल आप बिना संकोच के उसको राइट डाउन कीजिए, उसका समाधान किया जाएगा, इसी सेशन में किया जाएगा, ठीक है। अगर इस सेशन के बाद क्या हुआ, बंद क्यों हो गया, बंद हो गया, हमारा फोन बंद हो गया। अपने से बंद हो गया। तो अगर लाइव से हम पीछे चले गए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे कि ये 12 शेड्यूल है, 8 शेड्यूल शुरुआत से ही है, ठीक है। और शेड्यूल की जरूरत क्यों पड़ती है, से जब आपके पास आर्टिकल है ही, तो फिर शेड्यूल की जरूरत क्या है। तो आर्टिकल के अलावा, बार बार बंद हो जा रहा है, आर्टिकल के अलावा जो शेड्यूल है उसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, शेड्यूल का यूज हम लोग करते हैं कि जहां पर अगर कोई एक ही सब्जेक्ट मैटर है, वो एक ही सब्जेक्ट मैटर है और उस सब्जेक्ट मैटर को बहुत एग्जॉस्टिव फॉर्म में अगर डिस्क्राइब किया जाना है, तो वहां हम लोग किसका यूज करते हैं, शेड्यूल का यूज करते हैं। शेड्यूल जैसे सपोज कीजिए कि 8 शेड्यूल, तो 8 शेड्यूल में क्या है, 22 भाषा है। अब 22 भाषा को ऑलरेडी लैंग्वेज तो दिया हुआ है 343 में, है ना, लैंग्वेज ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन कहता है कि ये भाषा कितने हैं, इस चीज को कैसे हम लोग मेंशन करेंगे। तो इसको एक अलग शेड्यूल बना दिए कि भाषा के बारे में जानना है तो आप यहाँ आइए, शेड्यूल में आइए, ठीक है। अगर आपको जानना है कि सब्जेक्ट मैटर्स किससे रिलेटेड, कि लॉ आप कैसे बना सकते हैं, तो सब्जेक्ट अगर आ जाता है कि स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, ठीक है, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, ये कहाँ कहाँ मेंशन है और कितना है। अब देखिए स्टेट, अगर यूनियन लिस्ट की बात करेंगे तो 97 है, इसमें यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट मैटर्स है। अब वो सारा आपके आर्टिकल में अगर लिखा रहेगा तो एग्जॉस्टिव हो जाएगा, फिर आप पढ़ नहीं पाइएगा ठीक से। बेयर एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेयर एक्ट्स हैं, बुक्स हैं, उसको पढ़ना आपके लिए कन्वीनियंट नहीं रह जाएगा, वो इनकन्वीनियंट हो जाएगा। तो कैसे होगा, तो फिर इसके लिए बना हुआ है कि आप शेड्यूल का सहारा ले सकते हैं। शेड्यूल, शेड्यूल के माध्यम से आप इन सब्जेक्ट मैटर्स को वहां पर कंसाइज कर सकते हैं। ऐसे ही अगर प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गवर्नर, इन लोगों के सैलरी अगर डिक्लेयर करने हैं, सैलरी का पता लगाना है कि कितना सैलरी किसको मिलेगा, तो ये कहाँ दिया जाएगा, तो यह शेड्यूल में मेंशन किया हुआ है। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट किससे ओथ लेंगे, ये तो दिया हुआ है आर्टिकल में, लेकिन जो ओथ लेंगे उस वह क्या होगा, तो वह कहाँ मेंशन है, वो शेड्यूल में मेंशन है, ठीक है। ओथ एंड जो एफर्मेशन है उसको कहाँ मेंशन किया गया है, शेड्यूल में मेंशन किया गया है। तो उसको डिटेल से पढ़िए कि प्राइम मिनिस्टर क्या ओथ लेंगे, प्रेसिडेंट क्या ओथ लेंगे, ठीक है, गवर्नर क्या ओथ लेंगे। तो इन सब का जो ओथ है एंड एफर्मेशन है वो सब आपको मिलता है शेड्यूल में, ठीक है।
तो शेड्यूल की जरूरत क्यों है, समझे कि शेड्यूल जो है वह एग्जॉस्टिव सब्जेक्ट मैटर्स को अपने में कंपाइल करता है और उनको मेन आर्टिकल से अलग करता है। ठीक है, कि डिटेल में आपको जानना है तो वहां पहुंचे। ठीक है, तो ये हम लोग इसमें समझे। तो ये सारी चीजें हैं कि इतना आर्टिकल, इतना पार्ट और इतना शेड्यूल इसमें मेंशन किया गया है, क्या, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें जो मेजरली आपको जो जुडिशियरी के प्रोस्पेक्टिव से, जुडिशियरी के प्रोस्पेक्टिव से जो टॉपिक पढ़ना है, तो वो कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, तो उसमें जो शुरुआत के लगभग सभी पार्ट्स आपको पढ़ने हैं। जैसे पहला पार्ट आप पढ़ते हैं, ठीक है, पहला पार्ट यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी, एंड इट्स टेरिटोरी, यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी। तो यह पार्ट जो है, इस पार्ट में भारत में जो जितने भी राज्य हैं, कैसे उनको भारत में जोड़ा जा सकता है, कैसे उसमें नाम चेंज किया जा सकते हैं, कैसे स्थान बदला जा सकता है, और कैसे जो है वह उसको भारत में मिलाया जा सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें दी गई हैं। जैसे हाल के दिनों में हमने देखा कि जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटोरी बना दिया गया और एक स्टेट कैटेगरी से हटा करके आप 2 यूनियन टेरिटोरी में उसको कन्वर्ट कर दिए 2019, है ना। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ये एक्ट बनाया गया और इसके साथ ही यह चेंज कर दिया गया। साथ ही इसी समय क्या किया गया, 2 यूनियन टेरिटोरी यानी दादर नागर हवेली और दमन एंड दीव, इन दोनों को एक साथ मिला दिया गया। यानी 2 यूनियन टेरिटोरी को आप एक मिला सकते हैं, एक स्टेट को 2 यूनियन टेरिटोरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक स्टेट को 2 स्टेट में डिवाइड कर सकते हैं। उसके कुछ ही दिन पहले आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य को अलग किया गया, है ना। उसके कुछ पहले आएंगे तो आपके बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ये 3 बड़े राज्यों का विभाजन हुआ और इससे 3 और नए राज्य बने। ठीक है, तो ये सब चीज कहाँ होगा, यह 1 से लेकर के 4 तक में, आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक में ये यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग देखेंगे कि किस शेड्यूल में ये मेंशन किया गया है, तो यह फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन किया गया, फर्स्ट शेड्यूल। अब कोई भी नाम बदलेगा, कोई नया राज्य बनेगा, कोई राज्य की कैटेगरी से हट के यूनियन टेरिटोरी में बनेगा, तो चेंज कहाँ करेंगे, यही करेंगे, यहाँ पर चेंज करेंगे, ना कि इस आर्टिकल में चेंज करेंगे। आर्टिकल में केवल पावर्स दिया गया है, ठीक है, और फंक्शन दिया गया है कि क्या क्या किया जा सकता है। तो पहले किसी टेरिटोरी को भारत में मिलाया जा सकता है। दूसरा है कि मिले हुए राज्य का या और राज्य का नाम चेंज किया जा सकता है, स्थान बदला जा सकता है। ठीक है, उसका स्टेटस बदला जा सकता है। जैसे स्टेट से यूनियन टेरिटोरी हो गया, अब यूनियन टेरिटोरी से स्टेट भी किया जा सकता है ना, ये भी किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें दी गई है और इसमें सुप्रीम पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, पार्लियामेंट के पास है। तो 1 से 4 तक में ये सारी बातें दी गई हैं जो कि फर्स्ट शेड्यूल का सब्जेक्ट मैटर है। दूसरा, सिटीजनशिप। सिटीजनशिप ये आर्टिकल 5 से 11 तक में और पार्ट टू में यह सिटीजनशिप दिया हुआ है। सिटीजनशिप यानी भारत का नागरिक कौन हो सकता है, कौन भारत के नागरिक नहीं हो सकते हैं, भारत के नागरिकों के अधिकार क्या है, भारत के जो नागरिक नहीं है उनको किन अधिकारों से वंचित किया गया है। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है वह दी गई हैं 5 से लेकर के 11 तक में। ठीक है,
तो कौन सिटीजन हो सकता है, सिटीजनशिप को कैसे एक्वायर किया जा सकता है, सिटीजनशिप को कैसे रिवोक किया जा सकता है, कैसे पार्लियामेंट खुद भी आपका सिटीजनशिप सीज कर सकती है, इन सब के बारे में ऐसे सिटीजनशिप एक्ट है। या जैसे आप देखेंगे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो सीए जो आया, उसके लिए बहुत हल्ला मचा कि भारत के जो पड़ोसी राज्य हैं, पड़ोसी देश हैं, उनके यहाँ अगर कोई भी हिंदू या कोई माइनॉरिटी जो कि मुस्लिम नहीं है, वो अगर भारत में मिलता है तो भारत में उसे सिटीजनशिप मिल जाएगा। इसको लेकर के काफ़ी विवाद हुआ है ना, और बाद में इसे अप्लाई भी कर दिया गया। ठीक है, तो सिटीजनशिप जो है वह यहीं से, अभी सिटीजनशिप के लिए एक्ट बना हुआ है और उसी में अमेंड किया गया। ठीक है, लेकिन मेन उसको पावर कहाँ से मिला है, उस लॉ को मेन पावर कहाँ से मिला है, तो इस पार्ट 2 से मिला है, 5 से 11 में मिला है। ठीक है, तो जो भी आप लॉ पढ़ेंगे हम उसको जोड़ देंगे आपको कॉन्स्टिट्यूशन से, कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज है जिसके कारण से ये लॉ बना है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन से सारा लॉ डिराइव हो रहा है, जो शुरुआत में ही सेशन के स्टार्ट में ही हमने कहा कि कोई भी लॉ जो है वह कैसे डिराइव हो रहा है, तो वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव हो रहा है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन काफी इंपॉर्टेंट है, ये हर लॉ स्टूडेंट के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, तो सिटीजनशिप के बाद तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट क्या है, तो एक ऐसा राइट जो कि किसी व्यक्ति के, किसी मैनकाइंड के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। जैसे शुरुआत में ही हमने कहा कि आज हम आपके सामने अपनी बात रख पा रहे हैं बिकॉज आई हैव द राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू एक्सप्रेस माई नॉलेज, अपने नॉलेज को एक्सप्रेस करने का हमको राइट मिला है कॉन्स्टिट्यूशन से, इसलिए हम आपको ये सब बातें बता पा रहे हैं। ठीक है, आपको नॉलेज का लेने का राइट मिला हुआ है, इसलिए आप इस नॉलेज को गेन कर रहे हैं। ठीक है, तो नॉलेज लेने का, नॉलेज देने का, इंफॉर्मेशन शेयर करने का, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने का, ये सारा राइट मिला है। ये नहीं मिलेगा इंसान कुंद हो जाएगा, है ना। किसी व्यक्ति को कहा जाए कि आपको जो है वह इस देश में रहना है तो कुछ नहीं बोलना है, चुपचाप अपना काम करिए, है ना। और नेचुरल है कि आप ऑफिस जाते हैं, वहां काम करते हैं, देश के बारे में एक शब्द नहीं बोलना है। ठीक है, भारत पाकिस्तान युद्ध हो रहा है, कुछ नहीं बोलना है, एकदम चुप। तो क्या होगा, आप तो फिर अच्छे विचार कैसे एक्सप्रेस हो पाएंगे, अच्छे विचार कैसे सामने आ पाएंगे। ठीक है, और आपका डेवलपमेंट कैसे होगा। तो राइट टू एक्सप्रेस, है ना। और इंसान में एक बहुत बड़ी कमी कह सकते हैं या एक बड़ी विशेषता है कि हर इंसान को अपनी बात कहनी है। ठीक है, आप अगर एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनते हैं और आप एडवोकेट की बात ही नहीं सुनते हैं, बोलते हैं कि नहीं नहीं ये सब फालतू बात हम नहीं सुनेंगे, आप ही फालतू फालतू एविडेंस लेके आते हैं, कि कौन सुनेगा इसको। आपके कोर्ट को बाइकआउट कर देगा, नहीं आपके कोर्ट को बाइकआउट कर देगा कि जज साहब तो सुनते ही नहीं है, बहुत बहुत जो है वह आर्बिट्रेरी तरीके से काम करते हैं। ठीक है, और वहीं आप एडवोकेट को कहे कि नहीं आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आप बोलिए, जितना बोलना है बोलिए। ठीक है, डिसीजन आपको देना है, बेल ग्रांट नहीं किए, रिजेक्ट कर दिए, लेकिन वकील खुश होगा कि देखिए जज साहब मेरा बात सुने। ठीक है, तो अगर आप बात सुनते हैं तो सामने वाले का जो होता है उसका मन खुश हो जाता है कि चलिए हमारा बात सुना जा रहा है। यूट्यूब पर ही बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी बात सुनी जाती है तो बड़ा खुश होते हैं, है ना, बहुत खुश होते हैं, कुछ लाइक मिल गया, कुछ कमेंट मिल गया, ये अप्रिसिएशन है। लोगों को और क्या चाहिए, आप कुछ कह रहे हैं लोग अप्रिसिएट कर रहे हैं, वाह वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कह रहे हैं, हो गया। तो इससे खुशी मिलती है ना, खुशी मिलती है। तो ये निश्चित रूप से है कि राइट टू एक्सप्रेशन
राइट टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन, योर थॉट्स, ठीक है, योर सजेशंस शुड बी वेलकम्ड, उसको वेलकम किया जाना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखेंगे कि बोलने की आजादी बहुत बड़ी आजादी है। क्या एकदम मटका टाइप का लगा। चलिए, तो फंडामेंटल राइट, अगला जो राइट है वह फंडामेंटल राइट के बारे में बात कर रहे हैं। फंडामेंटल राइट जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ए मैनकाइंड। और यह जो फंडामेंटल राइट है, स्टार्टिंग में फंडामेंटल राइट कितने थे? 7 फंडामेंटल राइट थे। तो पहले ही एक फंडामेंटल राइट लिख दे रहे हैं कि राइट टू प्रॉपर्टी। बड़ा झमेला हुआ इससे। जो भूमि अधिग्रहण किया जाता था तो लोग अड़ जाते थे कि नहीं, हम अपनी प्रॉपर्टी नहीं देंगे, इधर से सड़क निकालना है, नहीं देंगे प्रॉपर्टी, आप निकालिए, हवा में उड़ा के ले जाइए, ठीक है, ब्रिज बना के ले जाइए, हम अपना जमीन नहीं देंगे, ठीक है। तो सरकार को काफी दिक्कत हुई, पब्लिक वेलफेयर के काम नहीं हो पा रहे थे। तो इसलिए क्या किया गया कि लोगों के ही भलाई के लिए राइट टू प्रॉपर्टी से को कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट से निकाल करके क्या कर दिया गया, अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में कन्वर्ट कर दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 300A, ठीक है, 31 में था और यहां से हटा करके क्या कर दिया गया, 300A में कर दिया गया, ठीक है। किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा करके और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, संवैधानिक अधिकार के रूप में स्थापित कर दिया गया, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट अब कितने हैं? अब है 6। अब है 6 फंडामेंटल राइट। टोटल फंडामेंटल राइट कितने हैं? 6 हैं। पहला जो राइट है, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी। दूसरा राइट राइट टू फ्रीडम। तीसरा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। फोर्थ में राइट टू राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फिफ्थ में कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। और सिक्स में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी। ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी, कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी का भी राइट है हमें। वेरी गुड। ये न जाने बंद क्यों हो जा रहा है। बताया है कोई कि क्यों नहीं आ रहा है मेरे में? उज्जवल वेरी गुड।
रिंकी वेरी गुड। एक्टिविटी हमेशा बनी रहनी चाहिए, एक्टिविटी बनी रहेगी, इंथुजियाज्म बना रहेगा। और बिना उत्साह के तो आप सुबह सो कर नहीं उठ सकते हैं, तो फिर पढ़ाई और जज बनने की। हाँ 78। 78 में अभी आ गया है। क्या है? 44th, वेरी गुड। 44th अमेंडमेंट से राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा करके क्या कर दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया 44th। और ये अमेंडमेंट हुआ 1978 में। ठीक है। 42nd में बहुत सारी चीजें ऐसे याद रख सकते हैं, 42nd में बहुत सारी चीजें जुड़ी। जैसे क्या जुड़ा, तो उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। 42nd अमेंडमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन पर भी हम लोग एक क्लास करेंगे। क्या हुआ? 44th 1978। निशांत वेरी गुड। तो 44th अमेंडमेंट 1978 मोरारजी देसाई की सरकार थी। इसी सरकार में ये डिसीजन लिया गया कि फंडामेंटल राइट के कैटेगरी से हटाकर इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कर दिया जाए। ठीक है। राइट टू इक्वालिटी, तो ये 6 राइट है जो आपके सामने है स्क्रीन पर। तो राइट टू इक्वालिटी यह 14 से लेकर के 18 तक के बीच में है आर्टिकल। ये 19 से लेकर के 22 आर्टिकल है। ये 23 24 है। यह 25 से 28 है। यह 29 एंड 30 है। और ये 32 है। ऐसे फंडामेंटल राइट कहां से कहां तक है, तो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 12 से 35। ठीक है। 12 और 13 जो है वह सर्टेन डेफिनेशंस के बारे में कहता है। और 32 के बाद 33 34 35 ये मिसलेनियस आर्टिकल्स दिए गए हैं, जिसमें आर्टिकल 34 में मार्शल लॉ के बारे में बात करता है। ठीक है। तो राइट टू इक्वालिटी, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational right, right to constitutional remedy। ये टोटल 6 फंडामेंटल राइट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खासकर पहला और दूसरा और लास्ट, ये 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। 3 जो फंडामेंटल राइट है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किस लिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन भर भर के यहां से आता है। ठीक है। विथ केस लॉज, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद हम लोग आते हैं पार्ट 4 पर। पार्ट 4 में दिया हुआ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हम लोग डीपीएसपी भी कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। कौन? ये ये किया गया था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरलैंड से। आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। फंडामेंटल राइट जो है उसको, उसकी एक अलग कहानी है। फंडामेंटल राइट जो है वह सबसे पहले 1215 में जो मैग्ना कार्टा इंग्लैंड में प्रिंस चार्ल्स के द्वारा वहाँ के लोगों को जो अधिकार दिए गए, इसको मैग्ना कार्टा कहा गया। और फंडामेंटल राइट के इतिहास में यह मील का पत्थर है। ठीक है। तो फाउंडेशन स्टोन के रूप में इसको जाना जाता है 1215। इसके बाद अगला जो पड़ाव है वो है
1776 का, 1776 में जब अमेरिका में रिवॉल्यूशन हुए तो वहां पर इसे बिल ऑफ राइट्स के रूप में रखा गया। बिल ऑफ राइट्स, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, और हमारे यहाँ जो फंडामेंटल राइट है वो बिल ऑफ राइट्स का ही एक रिफॉर्म्ड फॉर्मेट है। ठीक है, इसके अलावा 1789 में जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो वहाँ भी यूनिटी, फ्रेटर्निटी, इन्हें फंडामेंटल राइट के रूप में कंसोलिडेट किया गया, और वहाँ का जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो वहाँ फंडामेंटल राइट रखा गया। कहाँ? फ्रांस में। और बाद के समय में, ये हम बता रहे हैं 1789 की बात, 1776 की बात, और उसके बाद जो है वह पूरी दुनिया में जो जो देश आज़ाद होते गए वहाँ वहाँ फंडामेंटल राइट को कॉन्स्टिट्यूशन का अभिन्न अंग बनाया गया। इवन भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इसने फंडामेंटल राइट को स्थान दिया, और बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट आज के समय में जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं सब के कॉन्स्टिट्यूशन का एक अभिन्न अंग है। ठीक है, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल, है ना? यानी कि लोगों के द्वारा ही लोगों पर शासन हो रहा है, दूसरा कोई शासन नहीं कर रहा है। आपके देश के प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, ये सब कौन है? दीज आर द रिप्रेजेंटेटिव, ये आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं जो आपने इसलिए चुना है कि ताकि आप पर शासन किया जा सके। यानी आप पर कौन शासन कर रहा है? आप पर आप खुद शासन कर रहे हैं। ठीक है, आपने खुद एक इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश कर दिया कि यह इंस्टीट्यूशन हमें गवर्न करेगा। ठीक है, तो इसलिए एक डेमोक्रेसी में अगर एक इंडिविजुअल का ही राइट अगर इन्फ्रिंज कर दिया जाता है तो उस डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं। ठीक है, फिर अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया यह डेफिनेशन यह बेमानी हो जाएगा। इसलिए फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अभिन्न पार्ट है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह क्या है? जिस तरह से फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स कराने के लिए क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट, जब हम लोग फंडामेंटल राइट के बारे में पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे कि उसको सेफगार्ड मिला हुआ है। कैसा सेफगार्ड मिला हुआ है? तो हमारे देश का जो सर्वोच्च जो न्यायालय है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, यह सुप्रीम कोर्ट ही गारंटी लिया हुआ है कि आपके फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज नहीं होने देंगे। अगर कोई इन्फ्रिंज करेगा तो उसे हम सबक सिखा देंगे, सजा दे देंगे, जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी के रूप में जानते हैं। आर्टिकल 32 रीट के माध्यम से अगर कोई पुलिस ऑफिसर, अगर कोई आईएएस ऑफिसर अगर आपका काम नहीं करता है तो आप रीट ऑफ मैंडेमस इशू करवा सकते हैं। आप कहते हैं कि जिला के हाकिम हैं तो उनके अगेंस्ट क्या करा सकते हैं? अब हाकिम ही बात नहीं सुन रहा है तो कहाँ जाए? तो कहाँ जाएंगे? आप रीट करेंगे। ठीक है, अथॉरिटी आपकी बात नहीं सुन रहा है, आप रीट करेंगे। अगर कोई आपको गलत तरीके से अरेस्ट कर रहा है और गलत तरीके से डिटेन कर रहा है तो हीबियस कॉर्पस रीट इशू कराएंगे। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी से रिलेटेड राइट को उसने इन्फ्रिंज किया है, तो आपको अधिकार है। सुप्रीम बॉडी, आम आदमी के अगेंस्ट तो आपके पास लॉ है, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, है ना, बहुत सारे अधिकार है, पॉक्सो है, आपके पास SC/ST एक्ट है, तो ये सब एक्ट आप यूज कर सकते हैं। लेकिन जो अथॉरिटी है, जैसे प्राइम मिनिस्टर, जैसे सीएम, जैसे आईएएस ऑफिसर, जैसे पुलिस सुपरिटेंडेंट, इन लोगों के द्वारा अगर आपके अधिकार को इन्फ्रिंज किया जाए तब कहाँ जाइएगा? तो उसके लिए न्यायालय कहता है कि आप मेरे यहाँ आइए। ठीक है, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, आपको किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है, किसी के सामने बेसहारा बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप हैं देश के राजा। ठीक है, और इसलिए आपके अधिकारों की सुरक्षा करना इस देश का परम कर्तव्य है। और कौन करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट करेगा। ठीक है, और कोई नहीं करे तो सुप्रीम कोर्ट करेगा। इसलिए फंडामेंटल राइट काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो उसको आप सुप्रीम कोर्ट में इन्फोर्स करा सकते हैं, आप न्यायालय के द्वारा, कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा इन्फोर्स करा सकते हैं। लेकिन
क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इन्फोर्स करा सकते हैं? तो कमेंट बॉक्स में दीजिए कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इन्फोर्स करा सकते हैं या नहीं। कोर्ट के द्वारा क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इन्फोर्स करा सकते हैं, लागू करा सकते हैं? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यह क्या है? यह स्टेट को सर्टेन गाइडलाइन है, ये स्टेट को सर्टेन गाइडलाइन है कि उन्हें किस तरह से काम करना चाहिए। पर्पस क्या है? टू एस्टैब्लिश वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर स्टेट एस्टैब्लिश करना, दैट इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना यह परम कर्तव्य है। ठीक है, और इससे संबंधित जो प्रावधान है वह कहां से कहां तक दिया हुआ है? 36 से लेकर के 51 तक। 36 से 51 तक में क्या दिया हुआ है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, इसमें सर्टेन राइट्स के बारे में, इक्वल इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है, लिविंग वेजेज, ये सारी बातें इसमें दी गई हैं। इसमें दिया गया है कि किस तरह से एक प्रेग्नेंट लेडी के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, एक बच्चे के राइट्स के प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, उसके सेफगार्ड के लिए काम किया जाना चाहिए, एक हेल्दी फूड को को जो है वह डायरेक्ट करने के लिए, एक हेल्दी फूड देश के लोग खा सकें, इसके लिए स्टेट को काम करना चाहिए। एक हेल्दी इन्वायरमेंट के लिए काम किया जाना चाहिए। ठीक है, एक ग्राम पंचायत को एस्टैब्लिश किया जाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे राइट्स हैं, एक बहुत सारे डायरेक्शंस हैं जो कि स्टेट जब भी कहा जाएगा तो स्टेट का मतलब क्या हुआ? स्टेट का मतलब गवर्नमेंट। स्टेट का मतलब हमेशा क्या कहा जाएगा? गवर्नमेंट। तो एक गवर्नमेंट को जो है वह हमेशा एक डायरेक्शन रहता है। किसका? ये डायरेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन का है। ठीक है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में हम लोग इन चीजों को समझेंगे। नहीं, वेरी गुड रिंकी, वेरी गुड। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को हम इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं, लेकिन इस पर ऑब्लिगेशन कर सकते हैं। ऑब्लिगेशन टू द स्टेट। अब देखिए, जब भी जो कोई पॉलिटिशियन है, चुनाव का समय आता है, हर 5 साल में एक बार आपके दरवाजे पर आना ही है पॉलिटिशियन को। और जब वो आएंगे तो आप उनको कह सकते हैं कि ग्राम पंचायत की स्थापना हो रही है। ठीक है, अब अब आए, आप मटन बनवा के खूब खिला रहे हैं। अब 5 साल पर तो एक दिन दर्शन दिए, तो उनको अब भगवान नहीं मानिए, उनको ये मानिए कि 5 साल से ही गायब थे, अभी प्रकट हुए हैं, अब इनको दबोचना है। ठीक है, अब इनसे सवाल पूछना है। तो नेताजी आए हैं, पूरा मटन बन रहा है ना, पूरा उपाय हो रहा है, पूरा सामान इकट्ठा करने में पूरा एनर्जी उसी में लगा हुआ है, पूरा गांव जो है वह मेला की तरह सजा हुआ है। ठीक है, तो नेताजी भी खुश हो जाते हैं, है ना। ये नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए कि इसीलिए ये बनाया गया है कि जब जब आपके रिप्रेजेंटेटिव आपके यहाँ आए तो आप उनको ये कह सके कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ये बात दिया हुआ है, आपने फॉलो क्यों नहीं किया? जो बिहार में एक्साइज एक्ट बना हुआ है, बिहार में जो शराब बंद किया गया है, तो यह किस लिए बंद किया गया है? ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इन्फोर्स किया गया है। ठीक है, इसमें आपको सेक्शन ये आर्टिकल 48 जब आप पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि आपके खान पान को रेगुलेट कर सकती है सरकार, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। अब ये कोई सरकार नहीं कह सकती है कि नहीं, गर्मी का सीजन आ गया है, आप आम नहीं खाइए। ठीक है, आम जो खाएगा उसको 2 साल की जेल। तो ऐसा नहीं कर सकता है। उसके पास क्या होना चाहिए? उसके पास एक रीजनेबल ग्राउंड भी होना चाहिए। तो शराब शराब जो है वह कोई भी आदमी पी रहा है,
अब आम कोई खा रहा है तो अपने बच्चे को भी बोलेगा कि तुम भी आम खाओ। अब कोई आदमी शराब पी रहा है, अपने बच्चे को बोलेगा कि तुम भी शराब पियो, ठीक है, आओ साथ साथ बैठ के पीते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि कितना कितना भी गड़बड़ परिवार रहेगा तो बाप बेटे एक साथ बैठ के शराब नहीं पीते हैं। हालांकि देखिएगा दिल्ली दिल्ली वगैरह में, दिल्ली में वो हुक्का बार घर ही में बनाए हुए हैं, ऐसे गुड़गुड़ और उसके बाद ऐसे घुमा देगा वो लोग गुड़गुड़, तो बाप बेटा दोनों गुड़गुड़ा रहे हैं। शाम में एकदम बैठेगा लोग, वो रहता है वहाँ गुज्जर लोग रहते हैं, और वो लोग बड़ा बड़ा पाइप रहता है और पूरा मूव कर जाता है ना, जिस तरह से मूवेबल चेयर है उस तरह से वो मूवेबल रहता है, इधर से पिए ऐसे घुमा दिए, अब उधर से गुड़गुड़, तो ये खूब दिखाई दिखाई देगा। नीचे पूरा गैराज बड़ा सा बनाया हुआ रहेगा और नीचे शाम में बैठ करके हम लोग इधर पढ़ने पढ़ाने में लगे हुए, उधर गुड़गुड़ाने में लगे हुए, तो उसी में जीवन कट रहा है। तो गुड़गुड़ी को भी कई स्टेट ने जो है वह बैन किया हुआ है कि आप नहीं कर सकते, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, मैरिजुएना बोलते हैं। हाँ, तो जो गांजा होता है उसको मैरिजुएना कहा जाता है। गांजा लेके कोई आदमी चलेगा मैरिजुएना कहिएगा तो डर से गिरा भी देगा है ना, इतना टफ नाम दिया हुआ है। तो सुशांत सिंह राजपूत के केस में हम लोग समझे कि मैरिजुएना है वो, है ना, उसको भी आप कंज्यूम करते हैं तो वो एक ऑफेंस है, ठीक है, लेकिन जनरली लोग करते हैं। बहुत बहुत लोग भाषण वगैरह देते हैं तो पूरा गांजा पहले चीलम वगैरह में भर के और गांजा पूरा खींच लिए और उसके बाद जाके भाषण दे रहे हैं उस तरह हैं। हाँ यही डिफेमेशन है तो करते हैं लोग इस तरह से, मतलब उतना उस तरह से उसको नहीं माना जाता है, जनरली नहीं माना जाता है, लेकिन गलत चीज तो है ही। तो खैर, तो रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए, तो आपके खान पान पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, ठीक है। चलिए, इसी कनेक्ट करके पढ़िए, सब मजा लेके पढ़िए, कोई बहुत परेशानी नहीं है, और खासकर कॉन्स्टिट्यूशन तो एकदम आपसे कनेक्टेड लॉ है, इसको अगर ठीक से पढ़िएगा तो बहुत मजा आएगा। इन्फोर्सिएबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन ये इन्फोर्स किया जा सकता है अगर इससे रिलेटेड कोई लॉ इम्प्लीमेंट हो जाए, है ना, तब किया जा सकता है। जैसे एक्साइज लॉ है, एक्साइज लॉ बना हुआ है तो वो आर्टिकल 48 को ही इन्फोर्स करते हुए बनाया गया है, तो एक्साइज लॉ को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो 45 है, ठीक है, 45 में क्या दिया हुआ है, 45 में दिया हुआ है कि जो बच्चे हैं कितना ईयर उसमें दिया हुआ है, 0 से 5, 0 से 5 साल तक के बच्चे जो है, जैसे आंगनबाड़ी केंद्र जो होता है, तो 0 से 5 साल के बच्चे हैं उनके न्यूट्रिशन का ध्यान सरकार रखेगी, उनके एजुकेशन का ध्यान रखेगी, और उनको वेल बीइंग के लिए जो भी सरकार से हो सके वो करेगी, ठीक है। तो इसको इन्फोर्स कराया जा सकता है, आंगनबाड़ी से रिलेटेड लॉ बना हुआ है, ठीक है। आंगनबाड़ी जो सेविकाएं हैं, आंगनबाड़ी सहायिकाएं हैं, तो उनका काम है कि जो भी उनके सराउंडिंग में जो भी उनका टेरिटोरियल एक्सटेंट है उसमें जो भी बच्चे हैं 5 साल से कम के, उनको वो सेंटर पर ले आए, उनको भोजन दे, है ना, प्रॉपर भोजन सरकार देती है आंगनबाड़ी केंद्रों को, ठीक है। उसके लिए एक CDPO बनाया गया है ना, CDPO ऑफिसर है, और क्या बाल विकास परियोजना पदाधिकारी उसको बोलते हैं, ठीक है, CDPO, तो वो बनाया गया है, वहां से कोटा अलॉट होता है और फिर चावल दाल गेहूं सब चीज मिलता है, अंडा, हाँ, सब चीज मिलता है, ठीक है। तो आंगनबाड़ी, अब आंगनबाड़ी केंद्र में उनके घर ही में सब कोई खा जाता है, बाकी लोग को कोई मतलब नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जो आपके नाम पर ली जाती है लेकिन आपको पता भी नहीं रहता है। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगला जो हेड है वह 4A बाद में जोड़ा गया, बाद में जोड़ा गया क्या, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज। जीरो से 6 ईयर, 5 साल है, 6 साल है,
0 से 6 साल, और 6 साल से ऊपर के 6 से 14 साल के बीच में राइट टू एजुकेशन। हमको लग रहा था 5 साल नहीं होगा, 6 साल होगा। ठीक है, 0 से 6 कहाँ लिख दिए थे, लिखे ही नहीं है। हाँ तो बड़ा स्मार्ट काम किए, 0 से 6। ठीक है, 0 से 6 साल तक के बच्चे हैं, उनके न्यूट्रिशन का ध्यान देगी सरकार, देगी, और उनके जो है वह वेल बीइंग का पूरा ख्याल रखेगी। ठीक है, यह डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, ये सब डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। आपको पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट देना, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ना। और दिल्ली ही सबसे प्रदूषित राज्य में है, सबसे प्रदूषित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का जब लिस्ट आया तो उसमें दिल्ली सबसे ज्यादा प्रदूषित। अब वहीं हमारे देश की राजधानी है, राजधानी का ये हाल है तो हम लोग क्या डीपीएसपी को इन्फोर्स कराएंगे। ठीक है, तो जो भी महानगर है सब पॉल्यूटेड है, सबकी स्थिति खराब है, और अब बहुत इतने सारे पेड़ पौधे लगाए गए वहां तब भी खराब स्थिति है। थोड़ा सा और कर दें। तो अब क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज 4A में दिया हुआ है, और ये फंडामेंटल ड्यूटीज किससे रिलेटेड है, तो यह रिलेटेड है रसिया से। हमने रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है इसको, फंडामेंटल ड्यूटी। और कब ये इंप्लीमेंट किया गया, 42nd अमेंडमेंट 1976। कितने अधिकार हैं, कितने ड्यूटीज है, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, ये कहा गया कि केवल आपको अधिकार ही नहीं मिलेगा, आपकी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं, कुछ ड्यूटी भी है। किसके लिए प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति नहीं, देश के प्रति। जैसे देश का झंडा का सम्मान करना है आपको। ठीक है, और उसके बाद जो है वो जितने भी मॉन्यूमेंट्स है उनको प्रोटेक्ट करना है। ये नहीं कि रोड पर चले और स्ट्रीट लैंप को ढेला उठा के फोड़ दिए। ठीक है, तो ये नहीं करना है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन पर फोकस करना है। आप जू में गए और वहां पर शेर को ढेला मार रहे हैं, ठीक है, तो ये नहीं करना है। आपकी ड्यूटी है उन्हें प्रोटेक्ट करना। ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करना। अब नॉनवेज खाने वाले आदमी है, जहाँ कहीं गए किसी जानवर को दबा के लेके चल दिए। ठीक है, तो आप ये सब नहीं काम कर सकते हैं। आपको क्या करना है, प्रोटेक्शन करना है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट करना है, खाने पीने के लिए चीजें बनाई गई हैं, उससे आप अपना काम चला सकते हैं। लेकिन बाकी जो जीव है उनकी सुरक्षा करना ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, अब इसमें और भी ऐसे बहुत सारे फंडामेंट, इवन एक और फंडामेंटल ड्यूटी आया। कब आया, तो 82nd अमेंडमेंट ना, 86th अमेंडमेंट, 86 ना, राइट टू एजुकेशन 2002। कभी कभी फ्लो में दिमाग से उतर जाता है कुछ। आर्टिकल 21A जोड़ा गया, और साथ ही जोड़ा गया 21 के बाद 21A कहाँ है, 21A 86 2002 86 86th अमेंडमेंट 2002 से राइट टू एजुकेशन जोड़ा गया है। आर्टिकल 21A जोड़ा गया है, 21A। ठीक है, ये जोड़ा गया है फंडामेंटल राइट के रूप में कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन दिया जाएगा। अब जो फ्री एजुकेशन दिया जाएगा तो कहता है कि सेंटर पर आएंगे तब तो फ्री एजुकेशन दिया जाएगा। अब मान लीजिए कि हमने लाइव सेशन कराया है ना, यहाँ तो सेंटर पर भी नहीं आना है। अब जो लोग नहीं जुड़े, अब उन तक कैसे पहुंचाया जाए इसको, है ना, उन तक पहुंचाने का तो हम लोग के पास उपाय कम ही है। तो सरकार का भी ये कहना था कि सेंटर पर बच्चे आएंगे तभी तो उनको पढ़ाया जाएगा, तभी तो उन्हें शिक्षित किया जाएगा। अदरवाइज बाद में सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि
नीतीश कुमार ने शिक्षा ही नहीं दिया। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए इसमें भी 11वां ड्यूटी जोड़ा गया, 11th ड्यूटी जोड़े गए, और उस ड्यूटी का नाम क्या है, उसे उस ड्यूटी में कहा गया कि पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वह अपने बच्चे को स्कूल भेजे। ठीक है, पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वह अपने बच्चे को स्कूल भेजे ताकि उनको प्रॉपर एजुकेट किया जा सके, उनको शिक्षा दी जा सके। और घर घर जाके टीचर थोड़ी पढ़ाएंगे, है ना, तो एजुकेट किया जा सके, इसलिए पेरेंट्स की जिम्मेदारी बना दी गई, पेरेंट्स की ड्यूटी बना दी गई कि वह अपने बच्चे को जो एजुकेशन सेंटर है वहां पर भेजे ताकि वह फ्री एजुकेशन ले सके। और इसके अलावा मिड डे मील भी मिल रहा है, तो अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए। ठीक है, तो एजुकेशन एजुकेशन के लिए भेजना यह भी एक ड्यूटी है। ठीक है, ये कब जोड़ा गया है, तो ये जोड़ा गया है 86th अमेंडमेंट से। और अब फंडामेंटल ड्यूटीज की संख्या कितनी हो गई है टोटल, यह हो गई है 11, अब हो गई है 11। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड ये बातें हैं। तो पहला जो पार्ट वन से लेकर के पार्ट 4A के बीच जो भी आपको जानकारी मिली, यह बिहार जुडिशियरी और जुडिशियरी एग्जाम्स के लिए काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसके बाद जो पार्ट 5 आता है, पार्ट 5, ये पार्ट 5 किससे रिलेटेड है, पार्ट 5 रिलेटेड है आपका यूनियन गवर्नमेंट से रिलेटेड। ठीक है, यूनियन, द यूनियन ऐसे करके लिखा हुआ है, द यूनियन। अब द यूनियन में गवर्नमेंट के तीनों पार्ट, पहला आएगा पहला आएगा एग्जीक्यूटिव, उसके बाद आएगा लेजिस्लेटिव, उसके बाद आएगा जुडिशियरी। ठीक है, लेजिस्लेटिव, सॉरी, पहला आएगा एग्जीक्यूटिव, दूसरा लेजिस्लेटिव, और तीसरा जुडिशियरी। ये तीन जो है वह यूनियन गवर्नमेंट के पार्ट है, यूनियन एग्जीक्यूटिव, यूनियन लेजिस्लेटिव एंड यूनियन जुडिशियरी। यूनियन जुडिशियरी में हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, लेजिस्लेटिव में हम लोग पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे, और एग्जीक्यूटिव में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, तो यूनियन गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, इनके बारे में। तो ये आपका यूनियन गवर्नमेंट से रिलेटेड हो गया। इसके बाद एक और चीज इसमें आएगा, वह CAG आएगा, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, जो कि कहाँ से, अब ये टोटल कहाँ से कहाँ तक है, तो 52 से लेकर के 151 तक। ठीक है, जिसमें सबसे लास्ट में 148 से लेकर के 151 तक यहाँ दिया हुआ है। जुडिशियरी जो है वो 124 से लेकर के 147 तक दिया हुआ है। ठीक है, और ये पार्लियामेंट जो है वह 79 से लेकर के, अब मिक्सअप है सब, 123 तक सब इसी में है। ठीक है, ये आपको आएगा 78 तक एग्जीक्यूटिव के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो ये यूनियन के बारे में। और इसके बाद जो चैप्टर, जो पार्ट 6 है, उसमें स्टेट के बारे में आपको मिलेगा कि स्टेट में किस तरह से स्टेट एग्जीक्यूटिव, जिसमें गवर्नर होता है, फिर CM होता है, उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, उन पर बात करेंगे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वहाँ पर जुडिशियरी में क्या होगा, स्टेट जुडिशियरी में हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ये सब स्टेट जुडिशियरी के पार्ट है। ठीक है, तो रेस्ट जो टॉपिक होगा वह इसी समय में राइट 6 बजे से कल फिर से हम लोग लाइव सेशन करेंगे, तो जुड़ना नहीं भूलेंगे और इस सेशन का फायदा उठाएंगे। आई होप आज के सेशन से स्टूडेंट को काफ़ी फायदा हुआ होगा, और इसी आशा के साथ हम लोग इसको रेगुलर कंडक्ट कराएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।